हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग जो कृतिका को पढ़ रहे हैं कक्षा नवी हिंदी के लिए, जो ये पूरक पाठ्य पुस्तक के सहायक वाचन है ये, और इसी पुस्तक के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। उसी की श्रृंखला हमारी चल रही है। तो अभी हम लोगों ने इसका पहला पाठ तैयार किया था इस जल प्रलय में, और आज हम लोग इसका दूसरा पाठ तैयार करेंगे मृदुला गर्ग का। तो ये दूसरा पाठ है, इसमें मेरे संग की औरतें। और ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार की गद्य शैली में लिखा हुआ है, संस्मरणात्मक गद्य है। ये संस्मरणात्मक गद्य मतलब संस्मरण है ना। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, ये पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। इस पर कभी पूछे आपसे तो ये पाठ कैसी औरतों पर केंद्रित है जो कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जी सकते हैं अपन लोग, परंपरा से जीते हुए भी यदि हम लोग लीक से हट करके कैसे जी सकते हैं, उस पर ये पाठ है। तो ध्यान रखेंगे कि ये एक संस्मरण है, और इसके पहले वाला जो पाठ था इस जल प्रलय में, वो एक रिपोर्ट था। अच्छा ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग जो चलेंगे इसके दूसरे पाठ की ओर। तो ये दूसरा पाठ है मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, और हम लोग इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। एक तो आप पूरी वीडियो देखें, अधूरी देखेंगे, बीच बीच में स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी, और जो भी आपकी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी। इसके बाद भी यदि आपको विषय से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या हो, ऐसा कोई विषय वस्तु है, कोई बिंदु है जो समझ में नहीं आता हो, तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं, और चाहे तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है वही मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप लोगों को जब भी ऐसा लगे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, इसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें। और एक संस्मरण है, अभी हमने पढ़ा था तो एक संस्मरणात्मक गद्य शैली, ये संस्मरण है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया ये संस्मरण है, गद्य है। ठीक है, क्योंकि गद्य की ही विधा होती है संस्मरण, ठीक है ना। और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। कई बार जोड़ी में या रिक्त स्थानों में पूछा जाता है लेखक का नाम भी, तो अपने को ध्यान रखना है ये लेखिका है मृदुला गर्ग। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेरे संग की औरतें। पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? मेरे संग की औरतें जो पाठ है वो लोगों को क्या शिक्षा देता है? तो ये शिक्षा देता है कि लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। क्या शिक्षा देता है पाठ? जब हम सबसे आपको पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में भी मैं कोई अपनी दादी नानी कहानी सुनाती थी तो शिक्षा प्रद होती थी। पूरी कहानी सुनने के बाद हम ये अंदाजा लगाते थे कि अब इसमें सीख क्या मिली, क्या शिक्षा मिलती है। तो इस संस्मरण को जब पढ़ते हैं तो उसमें अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? अब जब हम पूरे संस्मरण को पढ़ते हैं, बहुत रोचक और बहुत ही मजेदार संस्मरण है यदि आप पढ़ेंगे तो, है कि नहीं। तो लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? तो एक चोर को, क्योंकि उनके घर में एक चोर घुस आया था और लेखिका की दादी ने उससे कहा था बेटा मुझे पानी पिला दे। तो एक छोटी सी घटना घटी थी, तो वो एक चोर को भी सही रास्ते पर ले आई। लेखिका ने, प्रश्न नंबर 3 है, कर्नाटक के बागलकोट में कैसा स्कूल खोला? लेखिका ने कहां पर खोला? कर्नाटक, जो दक्षिण भारत में आता है। तो लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कैसा स्कूल खोला? तो उसने खोला हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाला, क्योंकि कन्नड़ तो वहां की भाषा है ही सही, और हिंदी और अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाला बागलकोट में स्कूल खोला। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 4, लेखिका की कितनी बहनें थी? या लेखिका की कितनी बहनें थी, है ना, दोनों हो सकते हैं, की और के दो ही है। तो लेखिका थे, उसकी कितनी बहनें थी, है ना, इसको की भी कर सकते हैं अपन लोग। या लेखिका की कितनी बहनें थी? लेखिका की कितनी बहनें थी? 4 बहनें थी, और एक खुद वो थी तो 5 थी, कुल मिलाकर के ये 5 बहनें थी। ध्यान रखेंगे इस बात।
प्रश्न नंबर 5वां, लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? लेखिका की जो नानी जी थी, वो बहुत सरल स्वभाव की थी। उसके नाना जो थे वो पढ़े लिखे थे, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जब अंतिम समय था उनका, जब वो मृत्यु की ओर जा रही थी, अंतिम समय था, तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो है किससे करने की इच्छा जताई? स्वतंत्रता सेनानी से। और इसीलिए उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी जो उनके पति के मित्र थे उनको बुलाया और उनके सामने इच्छा रखी कि मेरी बेटी की शादी जो है किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो। प्रश्न नंबर 5 पर, लेखिका की परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी? लेखिका की जो परदादी थी, मतलब दादी की सास, परदादी है ना, उसने क्या मन्नत मांगी थी? तो उनकी जो प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका की परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी कि उनकी जो पतोहू है, मतलब पोते की जो पत्नी है, उसका पहला बच्चा लड़की हो। मतलब पहले के जमाने में कहा जाता था कि लड़कियां पैदा होती थी तो लोग दुखी होते थे और लड़कों के पैदा होने पर खुशियां मनाते थे, लेकिन ये पाठ एक सीख देता है और अपने आप में एक बड़ा ही रोचक संस्मरण है ये। यदि हम पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो लेखिका की परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी? उनकी पतोहू का पहला लड़का, पहला बच्चा जो है वो लड़की हो। ध्यान रहे, पहला जो बच्चा पैदा हो वो लड़की हो। प्रश्न नंबर 7वां, लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी? लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी? लेखिका की माँ की शादी से पहले। तब उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा लेखिका ने, क्योंकि उनकी जो मम्मी की शादी हुई थी, जब लेखिका का जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मी की शादी नहीं हुई थी। तो उनकी माँ की शादी के पहले ही लेखिका की नानी की मृत्यु हो गई थी और नानी की मृत्यु से पहले नानी ने इच्छा जताई थी कि जब भी उनकी बेटी, मतलब लेखिका की माँ की शादी हो तो वो किसी तो स्वतंत्रता सेनानी से हो। प्रश्न नंबर 8वां, लेखिका की नानी कैसी महिला थी? लेखिका की नानी कैसी महिला थी? तो लेखिका के नानी थी पर्दा नशी, मतलब पर्दा करती थी वो, है ना। पुराने जमाने में औरतें पर्दा लगाती थी, है ना, और सम्मानजनक स्थिति में रहती थी। आजकल की महिलाओं नहीं करती है पर्दा, लेकिन उस जमाने में महिलाएं पर्दा करती थी और वो एक सम्मान माना जाता था पर्दा करना बड़ों का, तो उस समय में वो करती थी। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है इसी के साथ लेखिका, तो लेखिका का नाम क्या था? उमा। ध्यान रखेंगे, तभी ये प्रश्न आ जाए तो लेखिका का नाम क्या था, तो मैंने एक नया प्रश्न नहीं बना करके यही इसमें लिख दिया। तो लेखिका का नाम था उमा। मृदुला, जो मृदुला गर्ग है, उसका घर पे नाम था उमा। वैसे तो उनका नाम मृदुला गर्ग था, लेकिन घर में उन्हें उमा के नाम से जाना जाता था। हर इनके जितनी भी बहनें थी सबके दो दो नाम थे। लेखिका के नाना पक्के क्या माने जाते थे? तो लेखिका के नाना जो है पक्के साहब माने जाते थे। वो अंग्रेजी पढ़ने गए थे, विलायत गए थे, क्या माने जाते थे? पक्के साहब माने जाते थे। प्रश्न नंबर 10वां है, लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे? तो लेखिका के नाना जी जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, कौन सी विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के लौटे थे? कैम्ब्रिज। ध्यान रखेंगे, लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे? कैम्ब्रिज। प्रश्न नंबर 11वां, लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया? लेखिका के जो पापा थे उनको कौन सी परीक्षा थी जिसमें बैठने से रोक दिया था, परीक्षा नहीं देने दी थी, है ना। तो है ना, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो ये लेखिका के पिताजी जो हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे उसमें। इससे खिन्न होकर के अंग्रेजों ने उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया। तो वो कौन सी परीक्षा थी जिसमें बैठने से रोक दिया? आईसीएस, है ना। लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया? आईसीएस। प्रश्न नंबर 12वां, लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था? तो लेखिका की जो मम्मी थी वो ज्यादातर क्या काम करती थी? तो उसी लेखिका की मम्मी किताबें पढ़ती थी, है ना। आजकल हम देख लेते हैं मोबाइल का प्रचलन बढ़ गया है ना, तो मोबाइल पर हम ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन उनकी माँ जो थी वो पुस्तक पढ़ने की इच्छुक थी और इसलिए वो किताबें पढ़ती थी। प्रश्न नंबर 13वां, लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? सब लोग लेखिका की माँ की इज्जत क्यों करते थे? उस महिला की इज्जत क्यों करते थे? ऐसा क्या कारण था? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी, क्योंकि जो महिलाएं झूठ बोलती है उनका कभी भी समाज में सम्मान नहीं होता था। तो लेखिका की माँ जो है कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, है ना। और जब हम देखते हैं कई बार जो महिलाएं झूठ बोलती है
बात बात में झूठ बोलती है तो उनका सम्मान भी समाज में नहीं होता। 14वां प्रश्न है, पहरेदार को चोर कहाँ दिखा, है ना। तो पहरेदार था, उसने चोर को कहाँ देखा, तो उसने कुएं पर देखा, क्योंकि वो उनकी जो नानी थी उसके लिए, परदादी थी उनकी, जो दादी ने पानी पीने के लिए चोर को पानी मंगाया, तो चोर कुएं पर गया था, तो वहां पहरेदार ने उसे देख लिया। प्रश्न नंबर 15, लेखिका की बड़ी बहन थी, उसका क्या नाम था, तो मंजुल था उनका नाम, क्या था, मंजुल था। और लेखिका का खुद का घर का नाम जो था वो क्या था, उमा। और वैसे उनका नाम मृदुला था। मंजुल नाम जो था उनका, जो लेखिका की जो बड़ी बहन है उनका नाम क्या था, हमने अभी देखा है, तो उनका नाम मंजुल था। इनको घर पर कभी मंजुल भगत भी बोलते थे, तो आप दोनों याद कर लें अच्छे से, मंजुल भगत भी हो सकता है और मंजुल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये ध्यान रखेंगे, सन 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त सन 1947 के दिन लेखक की उम्र क्या थी, तो 9 वर्ष की थी लेखिका। कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी, है ना, कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की। तो 15 अगस्त सन 1947 को लेखिका की उम्र कितनी थी, 9 वर्ष की। प्रश्न नंबर 17 है, आजादी के जश्न के दिन लेखिका किस बीमारी से पीड़ित थी, आजादी का जिस दिन जश्न था उस दिन लेखिका किस बीमारी से पीड़ित थी, तो आजादी के जश्न के दिन वो नहीं जा पाई थी, और आजादी का जो जश्न मन रहा था उसमें लेखिका किस बीमारी से पीड़ित थी, तो उस बीमारी का नाम था टाइफाइड, टाइफाइड ना। आज भी हम लोग देखते हैं तो टाइफाइड होता है, तो ये लेखिका उस दिन आजादी का जश्न था, उस दिन टाइफाइड से ये पीड़ित थी। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, लेखिका की माँ अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था, लेखिका की जो माँ का, है ना, माँ का अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था, का लिख लो। तो लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था, तो किस कार्य में बीतता था, किताबें पढ़ने में, है ना। हमने अभी पहले ही बता दिया कि लेखिका की जो माँ है वो क्या काम करती थी, तो वो किताबें पढ़ने का काम करती थी। तो इस तरह से ये हमारा जो पाठ है ये पूरा हुआ। फिर प्रश्न यहाँ भी आ गया, ये 12वां प्रश्न है, लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था, किताबें पढ़ने में। तो इस तरह से ये 17 प्रश्न जो है हमने आपके सामने रखे, इनको अच्छे से ध्यान से आप चाहें तो एक बार और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा। लेकिन ये इस तरह से ये इस सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। कम से कम शब्दों में ये प्रश्न का निर्माण मैंने आपके सामने किया है, बिल्कुल बहुत कम प्रश्न है ये। थोड़े से प्रश्न तैयार करेंगे तो हमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगातार वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। जब भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे सहज संपर्क कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार वीडियो पर बने